प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय प्रतिभा होती है। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रुचियों और क्षमताओं को समझकर सही दिशा का चयन करना चाहिए। इसके लिए स्वयं से संवाद जरूरी है। अंतर्मन को जागृत करके हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। रोजगार मेले के अंतर्गत आज 51,000 युवाओं को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम 2023 के तहत 7 शिक्षण संस्थानों के 26 छात्रों का समूह आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेगा मुलाकात। 9 दिसंबर तक चलेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम। दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से पहले बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बयानबाजी से नहीं, ठोस कार्रवाई से होगा सुधार। शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों को फंडिंग, जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्तीय प्रबंधन पर होगी चर्चा। गाजा में 2 दिनों के लिए बढ़ा युद्ध विराम। कुछ घंटों की असहमति के बाद बंधकों की चौथी सूची पर राजी हुआ इजराइल। हमास ने भी की पुष्टि। और देव दीपावली के अवसर पर 21 लाख दियों से जगमग हुए काशी के घाट। 80 देशों के राजदूत, 140 विदेशी डेलीगेट्स और 8 से 10 लाख पर्यटक पहुंचे बनारस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऐसा विहंगम दृश्य अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नियुक्त किए गए 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री युवाओं को इस कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। देश में कुल 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये नियुक्तियां सरकारी विभागों में की जा रही हैं। रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रोजगार मेला आगे भी रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अगले 1.5 वर्षों में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरी दी जाएगी। दुबई में आयोजित होने वाले विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने बयानबाजी से ज्यादा ठोस कार्रवाई पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई पर जोर दिया जाना चाहिए। इस बार COP28 में जीवाश्म ईंधन के उपयोग, मीथेन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन को कम करने समेत विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए अमीर देशों की तरफ से विकासशील देशों को मुआवजे के तौर पर वित्तीय सहायता दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इंडिया ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2023 के उद्घाटन समारोह में डिजिटल सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस जलवायु सम्मेलन में देशों को दिशा दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होना है। India will certainly be pushing forward to showcase what it has achieved with its own funds
The Paris commitment given by us have been funded by us. We didn't wait for the 100 billion. That is never on the table. There's, as you said, a lot of talk, but no money coming on the table. No pathways to show how technology is going to be transferred. Now, an additional problem which comes on board for discussion this time around would be the transitional phase, where you do not know what is affordable energy, what energy actually can fit into this transition energy requirement. It's certainly not fossil fuel, but what is it then? You've really not completely moved over to renewable, so what is it then? So the transitional energy, its definition, what constitutes something which actually can be a transitional source of energy, and who gives the money for it, particularly for developing and emerging market economies. Funding this transition is going to be a huge challenge. So I would think the conversations can happen, a lot of talk can happen, but eventually COP28 should show the direction both for transport technology and for the actual funding, be it a blended finance, public and private partnership or philanthropies coming in, but finance it is required. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस बार विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका निमंत्रण भेजा था। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक किया जा रहा है। ग्लासगो में COP26 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु कार्रवाई में भारत के अभूतपूर्व योगदान के रूप में पंचामृत नामक 5 विशिष्ट लक्ष्यों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने उस अवसर पर मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ की भी घोषणा की थी। जलवायु परिवर्तन भारत की G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। भारत की अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा और अन्य फैसलों को लेकर अहम कई नए कदम उठाए गए हैं। COP28 इन सफलताओं को आगे बढ़ाने का मौका देगा। अपनी दुबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। देव दीपावली के अवसर पर सोमवार को काशी के घाटों को लगभग 21 लाख दियों से रोशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संबोधित करते हुए कहा कि देव दीपावली पर काशी के घाटों का ये दृश्य अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय है। देव दीपावली के अवसर पर 8 से 10 लाख पर्यटक काशी पहुंचे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इस बार देव दीपावली देखने के लिए 80 देशों के राजदूत और 140 विदेशी डेलीगेट्स बनारस पहुंचे। इस पावन अवसर पर आपके बीच आना और यहाँ कोटि दीपोत्सव का हिस्सा बनना, ये बहुत ही सौभाग्य की घड़ी है। शायद ईश्वर के आशीर्वाद है। और आप सब तो जानते हैं कि मैं तो महादेव शिव की नगरी काशी का सांसद हूं। आज बाबा की काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं इस बार काशी नहीं जा पाया हूं, लेकिन जो कमी मैं महसूस करता था वो आज यहां पूरी हो रही है। मुझे यहां आपके बीच में कोटि दीपोत्सव का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में छात्रों से संवाद करेंगे। 7 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 26 छात्रों को राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम RSIP 2023 के तहत आमंत्रित किया गया है। सोमवार से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 9 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत छात्रों को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अधिकारियों से संवाद करने का अवसर मिलेगा। पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन के कक्ष 1 में कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर करीब 12 बजे होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि औपनिवेशिक कानूनों की विरासत ग्लोबल साउथ के देशों में कमजोर वर्गों के लिए पीड़ादायक रही है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें कमजोर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना, ग्लोबल साउथ में चुनौतियां और अवसर विषय पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने इन कानूनों को स्थानीय आबादी के लिए बहुत कठोर, दमनकारी और शोषणकारी बताते हुए कहा कि समय आ गया है कि जब ग्लोबल साउथ देशों को भारत के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। India's presidency of G20, its contribution of $25 million to the Social Impact Fund to support the implementation of digital public infrastructure in countries of the Global South, and the 2 Voice of Global South summits hosted by Prime Minister Modi. And these stand as a powerful testament to India's final commitment to the cause of Global South. Friends, just few years back, no one was even aware about Global South. It fell to the lot of India's Prime Minister to bring it at center stage, in a forum which is primarily dominated by developed countries. And the success that has been achieved by inclusion of African Union side by side the European Union is remarkable, very equitable. Friends, this conference serves as a platform for sharing experiences, devising solutions, and crafting a better future, particularly for those in the Global South. We have a deep emotive connect as a nation with the nations of Global South, culturally and otherwise. The negative aspects of colonial rule bind us together. We have suffered through the ages. We have to mitigate suffering by learning from each other. Our country, at the moment, as already indicated, is on a rise that is unstoppable, a rise that is phenomenal, a rise that has been acclaimed by the world. International Monetary Fund has reckoned India as a favorite global destination of investment and opportunity. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, समुदायों को सशक्त बनाने और कानूनी सेवाओं और जरूरतमंद लोगों के बीच अंतर को पाटने का आह्वान किया। Chief Justice Chandrachud is passionately in mission mode to secure, particularly for the marginalized sections, availability of legal aid and access to justice with ease. Chief Justice Chandrachud has initiated in last 1 year series of affirmative steps, innovative steps that are people-centric, litigant-centric, and those steps have turned out to be game changer in bolstering both legal aid and easy access to justice system by vulnerable segments of the society. The upcoming roundtable conference, to which the Honorable Chief Justice made a reference a while ago, under his leadership, I am sure promises to be a fruitful endeavor. His innovative approach to employment of technology in justice delivery has been transformative, and I am confident that this august group would get valuable insights and enormously benefit. Friends,
Today, we stand at a critical juncture in the pursuit of justice and justice for all. Undoubtedly, access to legal aid and justice system is quintessential to nurturing and blossoming of fundamental human values and fostering equitable societies. Evolution of such an ecosystem will nurture global order and welfare of humanity. The resounding declaration in the preamble of Indian Constitution, I quote, "We the people of India," unquote, reflects the essence and spirit of an inclusive document aimed at safeguarding the rights of every citizen, regardless of background, circumstances, or social standing. तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार अभियान में लगे हैं और अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभा रहे हैं। राज्य में 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को अन्य राज्यों के साथ वोटों की गिनती की जाएगी। प्रचार के आखिरी दिन आज बड़े नेताओं का प्रचार जारी रहेगा। तेलंगाना में इस बार सत्तारूढ़ बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीआरएस की तरफ से जहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मैदान में उतरे, तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेताओं ने प्रचार किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रैलियां की। तेलंगाना में विधानसभा की 119 विधानसभा सीटें हैं और यहां 2290 कैंडिडेट इस बार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गाजा पट्टी की। गाजा पट्टी में युद्ध विराम 2 दिनों के लिए और बढ़ गया है। अब ये बुधवार तक लागू रहेगा। मध्यस्थता कर रहे कतर के विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है, जबकि हमास ने इसकी पुष्टि करते हुए युद्ध विराम बढ़ने का श्रेय कतर और मिस्र को दिया है। इससे पहले इजरायल और अतिवादी संगठन हमास के बीच का युद्ध विराम समझौता सोमवार को खत्म हो रहा था, लेकिन चौथे दिन की रिहाई के निर्धारित समय 4 बजे से 3 घंटे बाद तक 11 बंधकों और 33 कैदियों की रिहाई को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। लेकिन बाद में मध्यस्थों के समझाने पर बंधकों और कैदियों की रिहाई में बना गतिरोध दूर हुआ। गाजा में युद्ध विराम लागू रहे और बंधकों की रिहाई सुचारू रहे, ये सारी दुनिया चाहती है। इजरायल और हमास भी इसे लेकर पूर्व में सकारात्मक संकेत दे चुके हैं। यूरोपीय संघ, अरब देशों और नॉर्थ अफ्रीकी देशों ने स्पेन के बार्सिलोना शहर में एकत्रित होकर इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा की है। ईयू की मेजबानी में आयोजित इस बैठक में कुल 42 देशों के विदेश मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम को बढ़ाए जाने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब बात करते हैं कला जगत की। हाल ही में दिल्ली के लोधी एस्टेट में एक कला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी आर्टिज्म 2023 में 155 बाल कलाकारों की कलाकारी लोगों को बेहद पसंद आई। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। सुंदर रंग, बच्चों का विजन और उनके स्ट्रोक्स से कैनवस पर अद्भुत कलाकारी। ये नजारा है दिल्ली के लोधी स्टेट में कला प्रदर्शनी आर्टिज्म 2023 का। महाराजा एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट और वेल्डन आर्ट एकेडमी द्वारा 12वीं वार्षिक पेंटिंग प्रदर्शनी आर्टिज्म का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय की डीजी मनीषा सक्सेना और पूर्व सीएजी विनोद राय ने आर्टिज्म 2023 का उद्घाटन किया। आर्टिज्म एक वार्षिक आर्ट फेस्टिवल है जो उभरते हुए कलाकारों को एक आदर्श मंच प्रदान करता है। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में 155 बच्चों ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। इस प्रदर्शनी में प्रतिभागियों को उनकी बेहतरीन पेंटिंग्स के लिए अवार्ड भी दिया गया। प्रदर्शनी में मनमोहक चित्रकारी के लिए साध्यांत कौशल को बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड दिया गया। मुझे ये पेंटिंग बनाने में 7 to 8 मंथ्स लगे।
मैंने ये पेंटिंग की इंस्पिरेशन वैन गॉग से ली है, जिन्होंने स्टारी नाइट पेंटिंग बनाई है। और मुझे ये पेंटिंग बनाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वैन गॉग की स्पेशलिटी यही थी क्योंकि वो बहुत सारे स्ट्रोक्स यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग में। मैंने अनेक तरह के कलर्स यूज़ किए हैं पेंटिंग में, जैसे मजेंटा, कोबाल्ट ब्लू, सेरुलियन ब्लू। आई एम वेरी ग्लैड टू सी माई पेंटिंग बीइंग शोकेस्ड एट वेरी रिनाउंड पीपल। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को भी उनकी पेंटिंग्स के लिए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। ये पेंटिंग मैंने 1 ईयर में बनाई है। दिस इज अ गर्ल व्हिच इज लुकिंग टू द लॉर्ड एंड हैविंग जॉय एंड डूइंग जॉय। And I've used so many colors. This painting really inspired me because it shows how everything around us has its own beauty and it's beautiful in its own way. So I've been in this art academy for 7.5 years and this painting took me 7 months to complete. आर्टिज्म 2023 अपने प्रतिभाशाली प्रतिभागियों और उनके माता पिता के समर्थन के कारण काफी सफल रहा। बच्चा गहराई से सोचता है और उसे कैनवस पे उतार सकता है और कैनवस पे उतारने के साथ साथ उसमें एक थीम जोड़ सकता है। ये हमें तब पता चला जब बच्चे ने पेंटिंग बनानी शुरू की और जब हमने अपने एटीट्यूड में बदलाव किया। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को बेहतर तरीके से सम्मान देने से उनके अंदर एक बेहद अलग तरीके की गरिमा आती है, एक जिम्मेदारी का बोध आता है। इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कलाकार LR गांधी की पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की गईं। उनकी पेंटिंग्स काशी के मनोरम और विहंगम दृश्यों पर आधारित थीं। नई दिल्ली के भारत मंडपम परिसर में 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हो गया। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक रहे इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाय ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खान मंत्रालय ने पहली बार अपनी प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी को बेहद पसंद किया गया और इसने रजत पदक प्राप्त किया। इसमें क्या खास रहा, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। दुर्लभ खनिज, VR जोन और किड्स जोन के साथ खान मंत्रालय ने पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पदार्पण किया। खनन मंत्रालय का ये पवेलियन भारत के खनिज और खनिज क्षेत्र में जारी प्रमुख सुधारों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता सृजित करने का केंद्र बना। इस आधुनिक पवेलियन की थीम थी कनेक्टिंग बियॉन्ड माइनिंग। ये हमारा पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में ही इतनी सक्सेस हमें मिल रही है, लोग इतना आ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। ये जानकर पर्सनली हमें बहुत खुशी हो रही है। माइनिंग के बारे में लोगों का एक ही नज़रिया है कि खदान है, खोदा जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। हमारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक एनिग्राफिक स्क्रीन लगाई है जिसमें वो दिखाया गया है कि माइंस के डिफरेंट जो कॉपर है, एल्युमिनियम है, लिथियम है, उनके क्या यूजेस हैं। तो माइनिंग एक्चुअली इतना इसेंशियल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। जितने इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये सब माइनिंग पे डिपेंड करती है। आपका मेटल मटेरियल जो निकलता है उसी से आपके, जैसे अभी आजकल सोलार है तो सोलार में तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, कॉपर चाहिए है, सिल्वर चाहिए है, उसके बगैर आपके सोलार पैनल्स काम नहीं करेंगे। हॉल नंबर 5 में 506 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित होने वाले खनन मंडप में दुर्लभ खनिज लोगों को बेहद पसंद आए। खनिज मानव प्रगति के लिए आधारभूत हैं। वे न केवल कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, बल्कि निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में वैश्विक परिवर्तन को शक्ति देने के लिए भी अहम और महत्वपूर्ण है, जिनकी आवश्यकता नेट जीरो प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पड़ेगी। सरकार ने हाल ही में लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे नए युग के खनिजों सहित
कई महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सेक्टरों की आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है। वहीं खनन पवेलियन में इन खनिजों की खूबसूरती ने लोगों को आकर्षित किया। लोगों के नज़र में कोल जैसे कोयला हो गया, आयरन, लोखंड, ये सब चीज़ों की उनकी इमेज है, लेकिन जो रियल में जो मिनरल्स जो क्रिस्टल शेप में आते हैं, ये वाकई इतने खूबसूरत है, काफ़ी लोगों को पता नहीं था और ये फर्स्ट टाइम उनको देखने मिल रहा है यहाँ और बड़े लोग खुश हैं। मुझे इन चीज़ों का शौक़ है जमा करने का और मेरा कलेक्शन तकरीबन 50 साल पुराना है। मैं हिंदुस्तान में से बहुत सी चीज़ें जमा की हैं, स्टोन्स, मिनरल्स वगैरह, और सारी दुनिया भी घूमते रहता हूँ, वहाँ से भी जमा की हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये ब्राज़ील का है, ये मैंने यूएस में ख़रीदा था और ब्राज़ील में ये बहुत निकलता है, हिंदुस्तान में भी काफ़ी निकलता है। एमेथिस्ट बोलते हैं इसको, क्वार्ट्ज की एक वैरायटी है। मंडप में किड्स जोन और वीआर जोन मुख्य आकर्षण रहे। इनका उद्देश्य बच्चों को खानों और खनन के बारे में जानकारी प्रदान करना था। यहाँ बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी और उन्हें खनिजों के बारे में रोचक जानकारी दी गई। साथ ही सेल्फी जोन ने भी लोगों को बेहद आकर्षित किया। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा T20 और निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मुकाबला गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने पहले 2 मुकाबले जीत लिए हैं। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए ये मैच करो या मरो है। मुकाबले के लिए टॉस शाम को 6:30 बजे होगा। सुप्रभात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं देव दीपावली पर काशी के घाटों की जगमगाती तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ